नमस्कार। एके एकेडमी क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो खैरात में मिलती कामयाबी तो आज हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज़ादी खैरात में नहीं मिलती, आपको वो आज़ादी हासिल करनी पड़ती है। सो प्लीज़ आप लोग मेहनत करते रहिए, क्लास में रेगुलर रहिए और क्लास की वीडियो को मैंने कहा है पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये आप लोगों की गलती है। ये आप लोग को फिर बाद में पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। इस वजह से मैं दोबारा आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग कृपया क्लास की वीडियो पे ध्यान दीजिए। जो वीडियो मैं देता हूँ आपको, आप कम से कम, मैंने बताया कि कम से कम 2 या 3 बार इसको रिवीजन कीजिए और चौथी बार आप इसको एकदम साउंड क्लोज करके, साउंड बंद करके और उसके बाद वीडियो से रिवीजन कीजिए। और पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल ही जाता है। एके एकेडमी और टारगेट 2021 नाम से है, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। ओके, और लोगो आपको देख लेना है वहाँ पे, जो हमारी हमारी क्लास का जो लोगो है वही लोगो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर देरी की हुई। आप देख ही रहे होंगे कि आज हमारे जो क्लास का टॉपिक है वो क्या है। ये है बायोलॉजी। आज जो टेस्ट होने वाला है ये बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज है। 20 महत्वपूर्ण यानी कि 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके आने वाली परीक्षा में कम से कम इस वीडियो से 1 से 2 नंबर आप ज़रूर ला सकते हैं। 1 से 2 नंबर आप केवल इस एक वीडियो को देख के ला सकते हैं। तो उस तरह से मैंने अभी 150 वीडियो बनाया है और उस 150 वीडियो शायद उससे ज़्यादा ही हो गया है, 60 हो गया है। अगर आप उन सारी वीडियो को देख लेते हैं और आगे आने वाली क्लास में अगर रेगुलर बने रहते हैं तो आपका जीके जीएस से कोई भी पोर्शन छूटने वाला नहीं है, आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाने के लिए घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लिए होंगे, मुझे ऐसी आशा है। और चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस वीडियो को भेजने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस क्लास का पहला सवाल। आपसे पूछा गया है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये है अरस्तु, लेमार्क, मैकुलर नहीं होगा, ये मैकुलन होगा। ठीक है, मैकुलन या फिर न्यूटन। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स। आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए केवल 5 सेकंड का समय होगा और इन्हीं 5 सेकंड में आपको आंसर करने हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, केवल 5 सेकंड है। और फ्रेंड्स, अब से मैंने ऑप्शन भी दे दिया है आपकी सुविधा के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, 5 सेकंड से ज़्यादा ही हो गया है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ये लेमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेमार्क ने किया था। ठीक है, जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी, जो कि मैंने ऊपर अभी अभी आपको बताया कि बायोलॉजी। और बायोलॉजी जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगस, जिसमें कि बायोस का अर्थ होता है फ्रेंड्स, बायोस और लोगस। बायोलॉजी शब्द मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगस। लोगस, ध्यान में रखेंगे। इस बायोस का अर्थ होता है जीवन, जीवन, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, अध्ययन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जीवन का अध्ययन ही क्या है? जीव का या फिर जीवन का अध्ययन ही क्या है? बायोलॉजी कहलाता है। यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ओके, आप छोटा सा डिफिनेशन बोल सकते हैं। अगर व्हाट इज बायोलॉजी अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप कहेंगे स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपसे पूछा गया है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। 1801, 1892, 1809 या फिर 1975? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे ध्यान में देंगे आप कि ये 1801 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और अगला सवाल आप देख रहे होंगे कि यहाँ से आपसे पूछा गया कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों का, वृक्ष एवं झाड़ियों का,
मछलियों का, शैवाल का या फिर कवक का? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइक्रो नहीं है फ्रेंड्स, ये माइकोलॉजी है। ओके, ये माइकोलॉजी आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी ध्यान में देंगे, माइकोलॉजी पूछा गया आपसे, माइक्रो नहीं। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो माइकोलॉजी का अध्ययन होता है फ्रेंड्स, ये माइकोलॉजी, हाँ माइकोलॉजी कवक का अध्ययन होता है फ्रेंड्स, सॉरी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है। ओके, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है, FICOLOGY, फाइकोलॉजी। जबकि यहाँ पे पूछा गया कि माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी कवक का अध्ययन होता है, यानी कि इस सवाल का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी। ओके, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ओफियोलॉजी, जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का ही समय है। ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। तो ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपसे पूछा गया कि सबसे पहले पौधे एवं जंतुओं के विषय में अपने विचार किसने प्रस्तुत किए थे? अरस्तु, कैरोलस लीनियस, कैमिलो गोल्जी या फिर जॉन मार्शल? जल्दी से करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। सबसे पहले पौधे एवं जंतुओं के विषय में अपने विचार किसने प्रस्तुत किए थे? और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, ताकि वो भी लोग जुड़ें और हम लोग लाइव क्लास में आ सकें। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, आपसे पूछा गया कि सबसे पहले पौधे एवं जंतुओं के विषय में अपने विचार किसने प्रस्तुत किए थे, तो ये है अरस्तु, अरस्तु है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। सबसे पहले अरस्तु ने पौधे एवं जीव जंतु के बारे में अपनी व्याख्या दिया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया 6ठा नंबर सवाल, जंतु विज्ञान का जनक या पिता किसे कहा जाता है? कैमिलो गोल्जी, ट्रेविरेनस, अरस्तु या फिर डिडुवे? जल्दी से आंसर करेंगे, 5 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। जंतु विज्ञान का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर होगा अरस्तु, ध्यान में रखेंगे, अरस्तु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपसे पूछा गया है, अरस्तु ने समस्त जीवों को कितने भागों में विभाजित किया था? अरस्तु ने, ओके फ्रेंड्स, 5 सेकेंड आपके पूरे हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 2 भागों में। अरस्तु ने समस्त जीवों को 2 भागों में बांटा था, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ओके, पादप जगत और जंतु जगत। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपसे पूछा गया, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? थियोडोर मेनन, मैथ्यूस स्लाइडेन, रुडोल्फ विर्चो या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ऑप्शन नंबर बी है मैथ्यूस स्लाइडेन। ओके, ये इंग्लिश में है, इस वजह से मैंने दोबारा बोल दिया है। आपको बताना है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। ओके, तो कैरोलस लीनियस यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, कैरोलस लीनियस होगा यहाँ पे आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कैरोलस लीनियस होगा, कैरोलस लीनियस, ध्यान में रखें, कैरोलस लीनियस इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपसे पूछा गया कि संपूर्ण जीवधारियों को व्हीटेकर ने 1869 में कितने भागों में विभाजित किया था? 4 भागों में, 5 भागों में, 2 भागों में या फिर 7 भागों में? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का ही समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए।
ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर देखेंगे, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। ये 5 भागों में बांटा था। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे, व्हिटेकर ने संपूर्ण जीवधारियों को 5 भागों में विभाजित किया था, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसा व्हिटेकर ने 1969 में कहा था। फ्रेंड्स ये 5 जगत की अगर हम बात करें तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और कवक और जंतु जगत, इन सभी भागों में विभाजित किया था। मैं एक बार और बता दूं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु जगत। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और अगला सवाल का आंसर आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है? सॉरी, आज कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है, इतनी सारी मिस्टेक मैंने कैसे कर दी। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन ठीक से करेक्ट करवा दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है? यहाँ पे है काइटिन, काइटिन की बनी होती है। जल्दी से आंसर करें, किसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक, प्रोटिस्टा, पादप या मोनेरा? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके, 5 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। फ्रेंड्स तो मैं आपको बता दूं कि कवक की कोशिका भित्ति ही काइटिन की बनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। फ्रेंड्स जल्दी से अगर जानते हैं तो कमेंट जरूर करेंगे। फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कवक का यूज मैं आपको बता दूं कि ये अपना भोजन मृत पदार्थों से प्राप्त करता है। कवक को अगर हम देखें तो आप देखते होंगे अचार, आप लोग के सभी के घर में अचार तो होगा ही। कुछ समय अगर आप उस अचार को किसी जूठे हाथ से छू लेते हैं, यानी कि हाँ जूठे हाथ से छू लेते हैं, तो कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि उसके ऊपर एक उजला उजला परत जम जाता है, तो उसी को फफूंद कहते हैं, यानी कि कवक कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो फंजाई कहते हैं। ओके, तो चलते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक बात और, ये जो कवक होता है ना, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। शायद आप लोग अगर नहीं जानते होंगे कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं लग रहा हो, कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि क्लोरोफिल का काम पौधे में क्या होता है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। जी हाँ, तो जब क्लोरोफिल होगा ही नहीं, और कवक एक तरह का पौधा है कह सकते हैं उसको, थैलस पौधा है, तो जब इसमें क्लोरोफिल है ही नहीं, तो ये अपना भोजन स्वयं बना ही नहीं सकता। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, और इसकी वजह से ही अपना भोजन नहीं बना पाता। यानी कि कवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती ही नहीं है। ये अपना भोजन किसी और से प्राप्त करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि अचार पे फफूंद जम जाता है, यानी कि ये उसका भोजन है फफूंद का, यानी कवक का। ओके, और देखते होंगे कि कभी कभार ये जो आपको खुजली हो जाती है, ये कवक की वजह से ही हो जाती है, और ये नमी की वजह से होती है। ठीक है, नमी की वजह से वहाँ पे कवक लग जाते हैं, और वो उसी को खुजली कहते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे देखते हैं और आते हैं। और अगला सवाल आपसे पूछा गया कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? वंश, कोशिका, जाति या फिर समूह? जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, तो यहाँ पे ध्यान में देंगे जाति होगा फ्रेंड्स, जाति। ओके, जाति इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में स्पीसीज कहते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया कि जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने प्रचलित किया? अरस्तु, व्हिटेकर, स्लाइडेन एवं श्वान या फिर कैरोलस लीनियस? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। कैरोलस लीनियस, ध्यान में रखेंगे आप, कैरोलस लीनियस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने प्रचलित किया? तो कैरोलस लीनियस ने प्रचलित किया। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 1753 में लीनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। कब किया था? तो 1753 में। ओके, 1753 में लीनियस ने
जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया, जिसमें कि पहला नाम वंश और दूसरा नाम था उसकी जाति का। पहला नाम वंश और दूसरा नाम उसकी जाति से संबंधित था। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपसे पूछा गया कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिक, ऑप्शन नंबर ए ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिक्स, या फिर ऑप्शन नंबर बी पीसम एस्टिवम, या फिर ऑप्शन नंबर सी ओराइजा स्टाइवा, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी एबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। मटर का वैज्ञानिक नाम यहां से आपको पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे पीसम एस्टिवम जो है यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मटर का वैज्ञानिक नाम यही है, ध्यान में रखेंगे इस बात को। और ओराइजा स्टाइवा जो है, ये ओराइजा स्टाइवा ये गेहूं का है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है फ्रेंड्स? ओराइजा स्टाइवा। और जो यहाँ पे ब्रासिका कॉम कैम्पेस्ट्रिक्स जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, ये हमारा ये छोड़िए, ये अभी ध्यान में नहीं है, चलते हैं आगे देखते हैं। फिलहाल इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना, फेलिस डोमेस्टिका, राना टिग्रीना, और सॉरी ये 2 बार हो चुका है फ्रेंड्स। ये आज पीडीएफ का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ है, आपको पता चल जाएगा जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे कि पहले से और इस वाले पीडीएफ में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, अगली क्लास में ये ऐसा नहीं होगा। ये 2 ऑप्शन हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक्स भी इसमें ज़्यादा है। तो चलिए, हमको तो आंसर से मतलब है ना, एक क्वेश्चन तो आपको हो ही जाएगा, इतना तो है। चलिए देखते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे इसका वैज्ञानिक नाम क्या है मनुष्य का। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है वाइज होमोनिड। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वाइज होमोनिड, ध्यान में रखेंगे। और ये जो राना टिग्रीना है फ्रेंड्स, ये राना टिग्रीना है, ये मेढक का वैज्ञानिक नाम है। मेढक का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा सकता है तो आप कहेंगे कि राना टिग्रीना है। और फेलिस डोमेस्टिका जो दिया गया है, फेलिस डोमेस्टिका, इस फेलिस डोमेस्टिका की मतलब ये किसका ये वैज्ञानिक नाम है? तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेलिस डोमेस्टिका। जबकि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है राना टिग्रीना। ध्यान में रखेंगे इस बात को। और चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल क्या आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपसे पूछा गया कि जब जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, या फिर थियोडोर मेनन। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ओके, यहाँ पे ध्यान में देंगे, यहाँ पे पुरकिंजे हमारा राइट आंसर होगा, पुरकिंजे। ओके, पुरकिंजे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। पुरकिंजे ने 1839 में 1839 में जीव द्रव्य का नामकरण किया था। 1839 में जीव द्रव्य 2 भागों में बटे होते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि जीव द्रव्य 2 भागों में बटे होते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। और जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था, और ये 1839 में किया था। ओके गाइस, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं। हमारा अगला सवाल आपसे पूछा गया है, जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 80, 50, 35 या फिर 90%? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इससे जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग लाइव क्लास में आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। फ्रेंड्स, ये क्लास आपको इस क्लास में आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जा रही है। आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, आपको मिल जाएगी PDF।
ओके, या फिर आप फेसबुक से भी हमसे जुड़ सकते हैं। AK एकेडमी आप सर्च करेंगे, आपको अपने फेसबुक पे आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया कि जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो ये 80% भाग जो है जीव द्रव्य का जल होता है। ओके, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अगला सवाल, देखते हैं कि कोशिका की खोज कब की गई थी। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, कोशिका की खोज कब की गई थी। ओके, चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स, कोशिका की खोज 1665 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोशिका की खोज 1665 में की गई थी। और कोशिका का अध्ययन मैंने अभी दो बार दोहराया है, ये साइटोलॉजी होता है। ओके, कोशिका का अध्ययन क्या होता है, साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान हिंदी में बोले तो। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। आपसे पूछा गया कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था। एंटोनी वान ल्यूवेनहुक, रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था। ओके गाइस, चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, यही हमारा राइट आंसर होगा। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने कोशिका को सबसे पहले देखा था। ओके, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका, माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम, या फिर शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। ओके, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पूछा गया कि सबसे बड़ी कोशिका। ओके, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है फ्रेंड्स। लेकिन सबसे लंबी पूछ दे ना, सबसे लंबी पूछ दे, बड़ी ना करके, यहाँ पे अगर लंबी लगा हुआ होता लंबी कोशिका, तो ये होती है न्यूरॉन की कोशिका, यानी तंत्रिका तंत्र की कोशिका। उस समय अगर जब ये लंबी पूछता है ना, तो उस समय हमारा आंसर ए होता। लेकिन सबसे बड़ी पूछा है तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। ओके, और सबसे छोटी कोशिका अगर पूछता तो माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम। ओके, सबसे छोटी छोटी अगर पूछता तो माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम। अगर बड़ी पूछता तो शुतुरमुर्ग। यहाँ पे बड़ी ही पूछा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। यहाँ पे ध्यान में देंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और अगला सवाल है अल्टमैन अल्टमैन सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। अल्टमैन, रॉबिन्सन, बेंडा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये अल्टमैन यहाँ पे ये नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब की गई थी। सॉरी, ये तो पूरा का पूरा गलत हो गया, सवाल ही गलत है। ओके, मैं इसको सही करके आपको बताता हूँ। मैंने कहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आज का थोड़ा सा क्लास में प्रॉब्लम हो रहा है, क्वेश्चन टाइप करने में प्रॉब्लम हो गया। चलिए, यहाँ पे सवाल था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब की गई थी, ये आपको बताना था। फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे ऑप्शन तो इसमें नहीं होने वाले हैं, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब की गई थी, अगर ये आप जानते हैं तो आंसर ज़रूर करेंगे। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। राष्ट्रीय युवा दिवस, फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के दिन के लिए, क्योंकि आज ही की तिथि को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, मैं आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद जो है, विवेकानंद, उन्हीं की जन्म तिथि को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके, देखते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा गया जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। और 9 जनवरी, अभी अभी 9 जनवरी गुजरा है। मैं आपको बता दूं कि 9 जनवरी 1915 को मुंबई की अपोलो बंदरगाह पे महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। इस वजह से ही 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स 15 जनवरी की अगर हम बात करें तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है।
और 30 जनवरी को ये शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स 30 जनवरी की अगर हम बात करें तो 30 जनवरी को केवल शहीद दिवस ही नहीं है, कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं, देखते हैं आगे भी कुछ है क्या। चलिए फ्रेंड्स, आगे भी है। एक सवाल और पूछा गया कि RNA कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, 5 प्रकार का, 6 प्रकार का, या फिर नन ऑफ दी अबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। RNA कितने प्रकार का होता है? ओके, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि RNA 3 प्रकार का होता है, ठीक है। स्मॉल r RNA, स्मॉल t RNA और स्मॉल m RNA। तो यही है जो 3 प्रकार के RNA को दर्शाने का काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। इसको ध्यान में रखेंगे और चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे भी कुछ है क्या। आगे मुझे लगता है कि आगे कोई सवाल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। इन तीनों बातों को ध्यान में रखेंगे, स्मॉल RNA और स्मॉल t RNA और स्मॉल m RNA, यही RNA होते हैं 3 प्रकार के। देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आगे तो कुछ है नहीं, ये आपके लिए कुछ सूचनाएं हैं। अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलेंगे। और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाने के लिए घंटी की आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और फ्रेंड्स सभी लोग क्लास में उपस्थिति के तौर पर जय हिंद कहना ना भूलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।